हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा विषय है दिव्यांगता। क्लास 8 की साइंस का है, जिसमें हमें पढ़ना है दिव्यांगता क्या है, कितने प्रकार की होती है और दिव्यांगता को पहले क्या कहा जाता था। हम आप जानते हैं कि विकलांग कहते थे लोग। क्या कहते थे? विकलांग कहते थे। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकलांग कहना ठीक नहीं है, सबसे बेहतर है कि इन्हें हम दिव्यांग कहा जाए, दिव्यांगता कहा जाए, जिससे इनके मनोबल को बढ़ाया जा सके, इनके मनोबल को हाय दृष्टि या ऐसी विचारधारा से देखा जाए कि जिससे इनके मन को ग्लानि हो। तो हम आप जानते हैं कि विकलांगता क्या है या दिव्यांगता क्या है, कि जो जन्म के समय यानी कि शरीर का कोई अंग का कमज़ोर होना, ना होना या सही रूप से कार्य ना करना या अक्षमता होना, उसे हम कहेंगे दिव्यांगता। क्या कहेंगे? दिव्यांगता है। दिव्यांगता क्या हो सकती है? अस्थायी हो सकती है, अस्थायी भी हो सकती है। और दिव्यांगता का अर्थ ही होता है कि जिसके किसी न किसी शरीर के अंग को क्या है, कम होना और उसका शरीर क्या करे, कोई कार्य ना कर पाए या करने में सक्षम न हो, उसे हम दिव्यांगता कहते हैं। दिव्यांगता दुर्घटनावश भी हो सकती है, जन्मजात भी हो सकती है, विभिन्न प्रकार से दिव्यांगता हो सकती है। चलिए सब लोग पहले हम देखते हैं कि दिव्यांगता है क्या। तो दिव्यांगता क्या है कि सभी अवस्थाओं को जिनमें शारीरिक अथवा मानसिक यानी कि शारीरिक हो अथवा मानसिक हो अक्षमता आ जाती है, दिव्यांग या विकलांगता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दिव्यांग या विकलांगता कहलाते हैं, या कहते हैं दिव्यांगता या विकलांगता कहते कैसा, शारीरिक हो अथवा मानसिक हो, उसे क्या कहते हैं, दिव्यांगता कहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, भी हमने कहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकलांग शब्द की जगह क्या किया जाए, दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाए और इसी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए। तो दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है, जिसे हम दिव्यांग कहते हैं। फिर इसके बाद आता है दिव्यांग से तात्पर्य क्या, यानी कि दिव्यांग का अर्थ क्या होता है। दिव्यांग का अर्थ होता है एक अतिरिक्त शक्ति। हम आप देखेंगे जो आपके आसपास अगर कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम है सुनने में, या जिसे हम आप गूंगा बोलते हैं, या शारीरिक रूप से किसी भी चीज़ से कम है, तो उसके विशेष प्रकार की कोई न कोई टेक्निक या कोई न कोई ऐसे विशेष गुण होते हैं जिसके कारण से वो दूसरा कार्य बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकता है। इसी को कहा जाता है कि दिव्यांग से तात्पर्य एक अतिरिक्त शक्ति। अब हम देखते हैं दिव्यांगता या क्षमता क्या है। दिव्यांग एक व्यापक शब्द है। दिव्यांग क्या है? एक व्यापक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, शरीर के किसी अंग के बनावट में कमी होती है। शरीर के किसी अंग में बनावट में कमी होता है, या कहते हैं कि दिव्यांगता के अनेक अर्थ हैं, यानी कि दिव्यांगता के अनेक अर्थ हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्थता, सुनने संबंधी दोष एवं दृष्टि में कमी को दिव्यांगता माना जाता है। कमी को क्या कहा जाता है? दिव्यांगता माना जाता है। सुनने में, देखने में या चलने में जिस प्रकार के पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दिव्यांगता कहते हैं। लेकिन WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है, यानी कि जो अक्षमता होती है प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग तरह से क्या करेगी, प्रभावित करेगी। किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता का सीमित होना, यानी किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता का सीमित होना, जिससे दिन प्रतिदिन की क्या हो, क्रियाएं प्रभावित होती। दिन प्रतिदिन का मतलब होता है जैसे चलने फिरने में, कार्य करने में, बोलने में, सुनने में, यानी कि दिन प्रतिदिन की क्रियाएं प्रभावित होती हैं, उसे दिव्यांगता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? दिव्यांगता कहा जाता है। अब दिव्यांगता का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य का मतलब है कि शारीरिक या मानसिक, शारीरिक रूप से हो सकता है या मानसिक रूप से अक्षमता हो सकता है। डिसेबिलिटी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी कहा जाता है, होती है। अब डिसेबिलिटी कितने प्रकार की बताया गया, शारीरिक और मानसिक। अब शारीरिक अक्षमता में क्या है? शारीरिक अक्षमता में पेशी एवं स्नायु संबंधी विकार आते हैं। पेशी या स्नायु संबंधी विकार आते हैं, जिसमें हाथ पैर ना होना आदि शामिल होते हैं।
जबकि मानसिक अक्षमता का मतलब क्या है? मानसिक अक्षमता में मानसिक बीमारी एवं मंद बुद्धि आदि शामिल होते हैं। मानसिक बीमारी हो सकती है या मंद बुद्धि, जिसे हम सब लोग कहते हैं कि उसके दिमाग नहीं है, सही से कार्य नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं? मंद बुद्धि आदि शामिल होते हैं। फिर आता है दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण, यानी कि दिव्यांगता के कारण क्या हो सकते हैं, कौन से लक्षण आ सकते हैं, कौन से लक्षण होते हैं कि दिव्यांगता क्या है। पहली बात तो दिव्यांगता अस्थायी हो सकती है, अस्थायी हो सकती है अथवा निरंतर बनने वाले भी हो सकती है, यानी कि निरंतर बनने वाली भी हो सकती है। अब हम देखते हैं कि जन्मजात दिव्यांगता क्या है। जन्मजात दिव्यांगता का मतलब क्या होता है? जो जन्म से पहले शरीर का किसी कमी हो जाती है, जन्म के बाद वो दिखाई देती है, यानी कि जन्मजात दिव्यांगता जन्म से ही परिलक्षित होते हैं, या आनुवांशिक हो सकता है अथवा गर्भ के दौरान संक्रमण के कारण से हो सकता है। विकिरण, यानी कि आप सब लोग जैसे सीटी स्कैन कराया जाता है, एक्सरे कराया जाता है, उसके विकिरण के द्वारा हो सकता है, या दवाओं आदि के दुष्प्रभाव, यानी कि दवाओं आदि के दुष्प्रभाव से भी हो सकती है। इसे जन्मजात लक्षण कहते हैं, यानी कि जन्मजात दिव्यांगता हो सकती है या होती है। फिर इसके लोग जन्मजात दिव्यांगता के बाद उपार्जित दिव्यांगता। उपार्जित दिव्यांगता क्या है? उपार्जित का मतलब होता है कि उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल में, यानी कि उपार्जित जो दिव्यांगता होती है जीवन काल में किसी समय हो सकती है। यानी कि किसी समय कैसे हो सकती है? जैसे दुर्घटना के कारण से हो सकती है, या आकस्मिक आघातों के कारण, यानी कोई बीमारी हो गई, बीमारी के कारण से कोई हमारा अंग कार्य करना बंद कर दिया, तो क्या लिखा है कि दुर्घटनाओं या आकस्मिक आघातों की स्थिति में शरीर के किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना क्या कहलाता? उपार्जित। क्या कहलाता? उपार्जित दिव्यांगता कहलाता है। फिर इसके बाद आता है दिव्यांगता के प्रकार, यानी कि दिव्यांगता के प्रकार में क्या है कि केंद्र सरकार ने दिव्यांगता के 21 प्रकार की क्षमताओं को काउंट किया, यानी कि बताया है कि 21 प्रकार की क्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। कुछ दिव्यांगता के प्रकार निम्न है, जो हम देखते हैं किस प्रकार है। जैसे दृष्टिबाधिता। दृष्टिबाधिता का मतलब होता है, एक होता है 6/6, यानी कि हम सारी वस्तुएं, सारी चीजें एक समान देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, सारी चीजें हमें स्पष्ट दिखाई दे रही नहीं दे रही हैं, दूर की वस्तु दिखाई दे रही नहीं दे रही है, पास की वस्तु दिखाई दे रही नहीं दे रही है। तो सबसे पहले है कि दृष्टिबाधिता, यानी कि दृष्टिबाधिता क्या है कि आंखें हमें हमारे आसपास की चीजों को देखने के लिए क्या होती है? सक्षम बनाती हैं। देखने की क्षमता को विजन आई साइट या दृष्टि कहा जाता है। विजन आई साइट या दृष्टि कहा जाता है। दृष्टिबाधित व्यक्ति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में अक्षम होता है, यानी कि जिसके दृष्टिबाधित होता है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में अक्षम होता है। इसे दृष्टिबाधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकोमोटर दिव्यांगता। ये लोकोमोटर दिव्यांगता क्या है? इसमें रीढ़ की हड्डी हो सकती है, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। लोकोमोटर दिव्यांगता क्या हो गया? हड्डी, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। यह दिव्यांगता पोलियो, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से, सेरेब्रम प्लेसी, फ्रैक्चर आदि के कारण से होता है। इसमें प्रभावित अंगों क्या हो जाता है? जो प्रभावित अंग हो जाते हैं उनके अंगों की हड्डियों की क्या हो जाती है? बनावट जो है एवं कार्य क्या होता है? सामान्य नहीं होता, यानी कि जो कार्य और सामान्य वर्क होता है वो नहीं रह पाता है, इसलिए लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। फिर इसके बाद आता है मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक अशक्तता, यानी मानसिक मतलब होता है जिसका दिमाग पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता है, मानसिक या एकदम मंद बुद्धि का होता है, उसी को हम कहते हैं मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक अशक्तता। इसमें क्या होता है? इसमें सूझबूझ, तर्क एवं ग्रहण क्षमता, यानी कि जो सूझबूझ है, तर्क है और जो ग्रहण की क्षमता होती है उनका क्या होता है? अभाव होता है। इसे पहले मानसिक मांद्यता कहा जाता है। इसे पहले क्या कहा जाता है? मानसिक मांद्यता कहते थे। इसमें दिव्यांगता में बच्चों का क्या होता है? विकास अन्य बच्चों की तुलना में क्या हो जाता है? कम होता है, सामान्य से बहुत धीमी गति से होता है।
इस दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे क्या होता है, दैनिक कार्य के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। जो दैनिक कार्य होते हैं वो दूसरों के ऊपर, जैसे ब्रश मंजन करना, लैट्रिन जाना है, टॉयलेट आदि के लिए क्या होता है, दूसरों पर निर्भर होते हैं। फिर इसके बाद आता है श्रवण दिव्यांगता। श्रवण क्या है, जिसे हम सब लोग गूंगा बोलते हैं। श्रवण का मतलब होता है जिनको बोलने की क्षमता नहीं होती है, किसी न किसी के कारण से वो बोल नहीं पाता है, ऐसी चीज़ों क्या कहते हैं, श्रवण दिव्यांगता कहते हैं। और उनके सुनने की क्षमता भी नहीं होती, वो बोल भी नहीं पाते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना, ध्वनि का सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है, यानी कि सुनने की जो क्षमता होती है। या कान के पूर्ण विकास के अभाव, या कम, या कान की बीमारी, या चोट लगने की वजह से हो सकती है। सुनना सामान्य रूप से बोलने एवं भाषा के लिए प्रथम आवश्यकता है, यानी कि जब हम सुनेंगे तभी हम बोल पाएंगे, तभी हम जान पाएंगे। तो श्रवण बाधिता के कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो इसे क्या कहते हैं, श्रवण दिव्यांगता कहते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया का मतलब होता है, डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने में संबंधित विकार, यानी कि जो पढ़ने लिखने की क्षमता होती है उससे संबंधित विकार को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया कहा जाता है, डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है। इसमें बच्चा क्या करता है, शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी महसूस करता है। बोलने में क्या करता है, परेशानी महसूस करता है। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चों को अक्षरों और शब्दों को क्या करता, उल्टा पढ़ता है। क्या करता है, उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। यानी कि जो बच्चे होते हैं बी को डी और डी को बी, इस प्रकार से उनको जो है दिक्कत होती, जैसे 6 को 9, 9 को 6, इस प्रकार की चीज़ें इसमें डिसलेक्सिया में आती। फिर क्या होता है, इनकी उच्चारण क्षमता सामान्य बच्चों से कैसी होती भाई, अपेक्षा काफ़ी कम होता है। या 3 से 15 साल तक के बच्चों में होता है, या 3 से 15 साल तक के बच्चों के लिए होता है। इसके बाद क्या होता है, सही हो जाता है। डिसलेक्सिया कोई मानसिक रोग नहीं होता है। डिसलेक्सिया क्या है, कोई मानसिक रोग नहीं है। फिर इसके बाद आता है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है, यह लिखने से संबंधित विकार होता है। क्या होता है, ये लिखने से संबंधित विकार होता है। डिस्ग्राफिया सुसंगत, अच्छे ढंग से रूप से न लिख पाने की एक अक्षमता है, यानी कि जो लिखने की क्षमता होती है उसको पूर्ण रूप से या सुंदर नहीं लिख पाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, डिस्ग्राफिया कहा जाता है। यह एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है, यानी कि इसे दिमाग की पहचान के रूप में निश्चित किया गया था। फिर आता है डिस्ग्राफिया, एक प्रकार का क्या है, लेखन विकार है। डिस्ग्राफिया क्या है, एक प्रकार का लेखन विकार है जो लेखन कौशल के ऊपर असर डालता है। फिर आता है इसमें स्पेलिंग, हस्तलेखन और शब्दों, वाक्यों और पैराग्राफों को संयोजित करने में क्या होता है, उसे दिक्कत महसूस होती है, करने जैसे कौशल बाधित हो जाते हैं। इससे ग्रसित बच्चों को सही रूप से लिखने में कठिनाई महसूस होती है। जब लिखने में कठिनाई महसूस होगी तो क्या होगा, ये बहुत धीरे लिखेंगे और इनके लिखने की क्षमता क्या होगी, पूर्ण रूप से बहुत कम होगी। इस प्रकार को इसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो डिसलेक्सिया का मतलब क्या हो गया, जिसमें लिखने से संबंधित विकार होता है। डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है, जिसके लेखन से संबंधित होता है, उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। ग्राफिया का मतलब होता है चित्र, जिसमें लिखने का विकार हो। डिसलेक्सिया का मतलब होता है जिसमें लिखने पढ़ने यानी कि पढ़ने का विकार होता है, उसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं आगे। चोट लगने पर प्राथमिक उपचार, यानी कि प्राथमिक उपचार क्या है, चोट लग जाए तो हमें करना क्या चाहिए। हम आप जानते हैं कि प्राथमिक उपचार का मतलब होता है चोट लगने पर जो तत्काल व्यवस्था है उसके द्वारा हम आप कुछ दवा लगा देते हैं, पट्टी बांध देते हैं, या जो भी व्यवस्था घर के आसपास या अपने पास होती है उसको करते हैं, तो वही प्राथमिक उपचार होता है। यानी कि डॉक्टर के पहुंचने तक या डॉक्टर के पहुंचने के पास तक जो भी उससे पहले की क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार कहते हैं। तो चोट लगने पर प्राथमिक उपचार क्या करते हैं, चोट लगने पर या बीमार होने पर तुरंत उपचार दिया जाता है।
इस प्रारंभिक उपचार को ही प्राथमिक उपचार कहते हैं। यानी कि हम रात में बीमार हो जाए, अब मान लीजिए हमें डॉक्टर मिलना तत्काल संभव नहीं, क्या करते हैं, हम कहते हैं कि कोई दवा जो घर पे है उसमें हम सबसे पहले क्या करें, एक्सपायरी डेट देख ले कि कब तक उसका डेट है, उसके बाद ही खाएं, यदि नहीं है तो ना खाएं। तब प्राथमिक उपचार के लिए कुछ आवश्यक सामग्री एक पेटी में रखी जाती है, यानी कि एक पेटी में रखी जाती है। इस पेटी या बॉक्स को क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार पेटी कहते हैं, या फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, फर्स्ट एड बॉक्स कहा जाता है। प्राथमिक उपचार पेटी में निम्नलिखित वस्तुएं होती हैं, यानी कि जो प्राथमिक उपचार पेटी होती है या फर्स्ट एड बॉक्स होता है, उसमें कौन कौन सी वस्तुएं होना चाहिए, कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो उसके अंदर हम जानते क्या होना चाहिए, रुई होना चाहिए, कैंची होना चाहिए, पट्टी होना चाहिए, और कुछ दवाइयाँ एंटीसेप्टिक होनी चाहिए, टिंचर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डिटॉल होना चाहिए। यानी कि इस तरह की सामान चीज़ें जो होती है उसी को फर्स्ट एड बॉक्स में रखा जाता है। और फर्स्ट एड बॉक्स में क्या करते हैं, जो सुगंधित हो उनको क्या किया जाए, उनको अलग से रखने की व्यवस्था किया जाए। तो देखते हैं अस्पताल में उपयोग की जाने वाली रुई, पट्टियाँ, गाज, पिन, कैंची, डॉक्टरी थर्मामीटर यानी कि बुखार उखार नापने के लिए, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, छोटा माचिस, टार्च, खपच्ची आदि होना चाहिए। यानी कि इस तरह की व्यवस्था है। और कुछ दवाइयाँ जैसे पैरासीटामॉल, एंटीसेप्टिक, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ROS घोल, एंटीसेप्टिक क्रीम, नमक और शक्कर आदि होना चाहिए। फिर इसके बाद आता कुछ बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक, यानी कुछ बातें कौन सी हमें ध्यान रखना है, या ऐसी कौन सी बात है जिसे हमें ध्यान रखना है। यानी कहा गया है कि कुछ बातों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा नहीं लेना चाहिए, यानी कि जब तक डॉक्टर से सलाह न ले तब तक कोई दवा नहीं लेनी चाहिए। दवाएं खरीदते समय व उपयोग करते समय, यानी कि दवा का खरीदते समय व उपयोग करते समय उनके उपयोग की अंतिम तारीख अवश्य देख लेना चाहिए, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, कब तक है, ये जरूर देख लेना चाहिए। फिर दिया हुआ यात्रा करते समय फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए, यानी कि जब भी कहीं हम आते जाते हैं ज़्यादा समय के लिए 1 2 दिन 3 दिन, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, प्राथमिक उपचार बॉक्स यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए। चोट लगने पर किया जाने वाला प्राथमिक उपचार, यानी कि चोट लग जाए तो हमें प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले कि यह चोट गंभीर हो तो चिकित्सक के पास तुरंत लेकर के जाना चाहिए। यदि ले जाने में दूर है तो उससे पहले जो व्यवस्था होती है उसे कर लेना चाहिए। घायल अंग से यदि रक्त बह रहा हो, यानी कि कोई घायल हो गया हो, उससे रक्त बह रहा हो, तो क्या करना चाहिए, हमें उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए। घाव हो गया है, चोट लग गया है, ब्लड बह रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, बंद करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अधिक रक्त बह जाने पर क्या होता है, प्राणों को क्या होता है, खतरा हो जाता है। फिर इसके बाद आता है तेज बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हाथ को क्या करना चाहिए, हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। हृदय से ऊंचा किस लिए रखना चाहिए, क्योंकि हृदय गत करता रहता है, हाथ नीचे रहेगा तो क्या होगा, ब्लड के सर्कुलेशन ज़्यादा तेज हो गया, खून जल्दी बह जाएगा। ऐसे में बर्फ उपलब्ध, यानी कि अगर बर्फ उपलब्ध हो तो जहाँ पर चोट लगी, खून बह रहा हो, उसको साफ कपड़े में लपेट करके क्या करना है, चोट वाले स्थान पर रखना चाहिए, जिससे रक्तस्राव क्या होगा, कम से कम होगा। फिर इसके बाद आता चोट को रेत व मिट्टी से बचाना चाहिए। रेत व मिट्टी से क्यों बचाना चाहिए, जब गंदा हो जाएगा तो जल्दी पक जाएगा और विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी। साधारण चोट हो तो एंटीसेप्टिक घोल को क्या करना चाहिए, साफ करके दवा लगा करके पट्टी बांध देनी चाहिए। गिरने या फिसलने से हाथ या पैर की हड्डी टूटने पर क्या करना चाहिए, प्रभावित अंग को हिलना डुलना नहीं चाहिए या हिलाना डुलाना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे और भी व्याधि या परेशानी या दिक्कत बढ़ सकती। फिर नेक्स्ट देखते आगे, देखते हम सब लोग दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास, यानी कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से कार्य किए जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं। कि भारत का संविधान, यानी कि हम आप जानते हैं कि भारत का संविधान सभी के लिए समानता, समता और विकास के लिए समान रूप से लागू किया गया है। उसमें ये नहीं कि कोई नीचा है, कोई विकलांग है, कोई अन्य शेड्यूल कास्ट, यानी कि सभी के लिए विकास के समान अवसर हैं। इसलिए कहा गया कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता
न्याय व गरिमा सुनिश्चित करता है और स्पष्ट रूप से यह दिव्यांग व्यक्तियों समेत एक संयुक्त समाज बनाने पर जोर देता है, डालता है। यदि दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर तथा प्रभावी पुनर्वास यानी कि समान अवसर दिए जाएं, पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए, सुविधा मिले तो वे बेहतर महत्वपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अपने आसपास देखिए, बहुत से विकलांग है या दिव्यांगता है, उनके विशेष प्रकार के कौशल से कई प्रकार के कार्य करते हैं। इसी प्रकार से वो अपना जीवन क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 यानी कि भारतीय जो बनाया गया था पुनर्वास सेवाओं के लिए, इस प्रकार के प्रावधान किए हैं, निम्नलिखित हैं, यानी कि प्रावधान किए हैं। इनके अंतर्गत क्या किया जाता है, ये निम्नलिखित 7 राष्ट्रीय संस्थान है, यानी कि भारत में 7 राष्ट्रीय संस्थान है जो निम्न है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली, शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली है। दूसरा है राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, यानी कि दूसरा है दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून में। तीसरा दिया है राष्ट्रीय आर्थोपैडिक विकलांग संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय आर्थोपैडिक विकलांग संस्थान कोलकाता है। नेक्स्ट दिया हुआ राष्ट्रीय मानसिक विकलांग, यानी कि मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ पर है, सिकंदराबाद में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई। राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई। इस प्रकार से ये 7 संस्थान है, 7 संस्थान है जो भारत में पुनर्वास के लिए कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार के दिव्यांगों के लिए ये व्यवस्था करते हैं। फिर इसके बाद आता है कि 40% या इससे अधिक, हम आप जानते हैं कि जो 40% या इससे अधिक जिसके अक्षमता पाई जाती है शरीर में, उसको क्या कहते हैं, दिव्यांग कहा जाता है। विकलांगता या दिव्यांगता क्या है कि 40% तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए क्या करते हैं, जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन ये लगभग जिला अस्पताल सीएमओ ऑफिस से बनता है जो उपलब्ध कराया जाता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा। तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जो सीएमओ प्रमाण पत्र मिलता है वो बाध्य होता है और सारे लोगों के लिए जरूरी होता है, जिससे इन्हें छूट मिलती है। फिर इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग विकास कंसोर्टियम, जिसे कहा जाता है आईडीसी क्या कार्य करता है, या सहयोग करता है। कौन सा सहयोग करता है, सहयोग और सूचना का आदान प्रदान करता है। सहयोग और सूचना का आदान प्रदान के माध्यम से क्या करता है, दिव्यांग लोगों के अधिकारों को बढ़ावा देता है। जो दिव्यांग लोग हैं उनके अधिकारों को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ये कौन कार्य करता है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता विकास कंसोर्टियम। फिर इसके बाद आता है कि मोबिलिटी इंटरनेशनल यूएसए, मोबिलिटी यानी कि MIUSA क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय विकास और दिव्यांगता कार्यक्रम को क्या करता है, दिव्यांगों और विकास के प्रतिभागियों के लिए क्या करता है के रूप में दिव्यांग लोगों को क्या करता है, शामिल करने के लिए दिव्यांगता समुदाय यानी कि जो दिव्यांग समुदाय होता है उसको संयुक्त रूप से और अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है, यानी कि बीच के पुल के रूप में कार्य करता है। और दिव्यांग जनों के प्रति सामाजिक दायित्व, यानी कि हमारा आप सामाजिक क्या है, सामाजिक दायित्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए। जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित के साथ साथ क्या उनके आत्मविश्वास और मनोबल को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। और उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए क्या करना चाहिए, मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए और अपना सामान्य जीवन जी सके। इस प्रकार से उन्हें समाज के रूप में हमें उनके प्रति
सम्मान के भाव से देखना चाहिए और उनको आगे बढ़ने का प्रयास कराना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कि सबसे पहले अभी देखिए कुछ समय पहले पैरा ओलंपिक खेल हुए थे। तो पैरा ओलंपिक खेल यानी कि पहला पैरा ओलंपिक खेल कहाँ पर शुरू हुआ था, किस सन में शुरू हुआ था? पहला पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन सन 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रोम में हुआ था। फिर इसके बाद आता है कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को दिव्यांगता दिवस मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विश्व दिवस दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज की वीडियो में यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।